गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मेघा गुप्ता और मेरी CSE 2017 में 674 रैंक आई थी। इस एपिसोड में, इस लेक्चर में मैं आपको एरिस्टोटल और उसकी थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में बताऊंगी। मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा ऑप्शनल PSIR था और उसमें मेरे फर्स्ट पेपर में 152 मार्क्स आए थे इन 2017। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हुए कि एरिस्टोटल एंड इट्स थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं जान लेते हैं कि हु वॉज एरिस्टोटल। एरिस्टोटल था कौन। एरिस्टोटल वॉज एक्चुअली अ ग्रीक फिलोसफर, राइट, and he has laid down his views on different subject, right. You may be knowing he has written about citizenship also, justice also, equality also। तो बहुत सारे विषयों के बारे में उसने लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, तो थोड़ा बैकग्राउंड ऑफ एरिस्टोटल जान लेते हैं क्या था। तो एरिस्टोटल जो था वो एक्चुअली स्टूडेंट था प्लेटो का। ओके, तो देखिए प्लेटो का स्टूडेंट था और प्लेटो खुद, आपको मालूम है कि प्लेटो खुद बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसफर थे, राइट। एरिस्टोटल को अगर हम लोग फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं तो प्लेटो इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जो इसने बहुत सारे चीज़ें की हैं उनका बहुत सारे लोगों पे बहुत इफेक्ट भी पड़ा। इवन आजकल के भी स्कॉलर्स और जितने भी फिलोसफर आए हैं उन पे भी इसका बहुत बड़ा ही इफेक्ट पड़ा है। तो हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन को दिया है, ठीक है। अब क्या है, उससे पहले मैं थोड़ा एरिस्टोटल के बारे में बता दूं। तो एरिस्टोटल ना बहुत परेशान था, ही वॉज वेरी कंसर्न। तो उसके कंसर्न का रीज़न क्या था, उसका ये था कि सोक्रेटिस के अकॉर्डिंगली, आपको मालूम होगा एरिस्टोटल, सोक्रेटिस और प्लेटो ये सब एक ही टाइम के फिलोसफर थे। तो एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग जो था आपका कंट्री बहुत, आपकी जो एथेंस थी या जो ग्रीक जो कंट्री थी वो बहुत सारे भागों में डिवाइडेड थी। तो उसने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, 158 को रीड किया और फिर उसने देखा कि जो है क्या कारण है कि हमारी जो है सोसाइटी इतने सारे लोगों में डिवाइडेड है, हम क्या कर सकते हैं इसका, कैसे हम लोग इसको और भी अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से अपनी कंट्री को चला सकते हैं। तो वो उसके कारण ही उसने जानना चाहा कि ऐसे रिवॉल्यूशन के क्या कारण हैं, जिसके कारण फिर उसने जाना और फिर थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दी, राइट। तो अब आपको पता चल गया होगा इसके बारे में कि एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन आई कहाँ से। जो उसके ग्रीक जो सिटीज के स्टेट्स थे उनकी हालत अच्छी नहीं थी, अनस्टेबिलिटी के कारण ये आई। ओके, तो अब देखिए कि जब आप लोग को ये पता चल गया है तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में एरिस्टोटल के लिए इसका क्या मतलब है, रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो आपको मालूम होगा कि नॉर्मली हम लोग रिवॉल्यूशन किसे मानते हैं। रिवॉल्यूशन मानते हैं जब बहुत ही कुछ बड़ा हो जाए, जब पॉलिटिकल सिस्टम या सोशल सिस्टम या किसी भी सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज आ जाए, बिग चेंज आ जाए, हम लोग उसे बोलते हैं कि अरे हाँ यह रिवॉल्यूशन हुआ है, कुछ भी, जैसे IT रिवॉल्यूशन है तो बहुत बड़े चेंजेस आ रहे हैं, राइट। बट चूंकि एरिस्टोटल जो था वो एक कंजर्वेटिविस्ट है, तो अगर वहां पे एक छोटा सा भी चेंज आता है ना, कि अगर डेमोक्रेसी ज़्यादा हो गई या डेमोक्रेसी कम हो गई, तो एरिस्टोटल को लगेगा कि वहाँ पे रिवॉल्यूशन आ रहा है। और दूसरी बात मैं बता दूँ कि एरिस्टोटल के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और स्टेट तीनों ही एक ही बात है। तो अगर मैं कहीं पे भी इसको इंटरचेंज यूज़ करूँगी तो आप इसको एक ही मानिएगा।
तो सिंस ही वॉज वेरी कंजर्वेटिविस्ट, तो अगर वो थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो उसको लगेगा बहुत बड़ा चेंज हो गया। तो और स्पेशली वो पॉलिटिकल सिस्टम में ही चेंज को रिवॉल्यूशन बोलता है। तो अब क्या होता है कि हमेशा चीजें ऐसी नहीं होंगी कि स्मूथ चल रही होंगी, राइट, कभी कभी चीजें खराब भी चलेंगी, वो हर जगह होता है। तो अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसने क्या कारण दिए हैं कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन के पीछे के कारण क्या है। तो उसने बोला कि दो टाइप के कारण होते हैं, एक जनरल कारण होते हैं, एक रिजाइम स्पेसिफिक कारण होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग रिजाइम स्पेसिफिक रिवॉल्यूशन के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला कारण जो पहली कैसे रिजाइम हो सकती है, आपको मालूम है कि रिजाइम भी डिफरेंट टाइप की हो सकती है, राइट। तो जैसे कि मोनार्ची है, मोनार्ची मतलब यहाँ पे सिंगल किंग का रूल है। तो ये रिवॉल्यूशन के लिए क्यों प्रोन है, क्यों यहाँ पे बहुत ही रिवॉल्यूशन होगी, क्योंकि आपको मालूम है बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जब कंसंट्रेट हो जाए पावर राजा के हाथों में तो राजा करप्ट हो सकता है, या फिर उससे जलने वाले लोग उसके आसपास के घर वाले ही जलने लगे तो वो रिवॉल्यूशन ले आए। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण मोनार्ची में रिवॉल्यूशन हो सकता है। आपका मोनार्की बहुत वीक हो जाए, कमजोर, फिजिकली ही बहुत कमजोर हो जाए, तब रिवॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि ये सब कारण है। अब दूसरा ओलिगार्की, तो ओलिगार्की में रूल ऑफ फ्यू, ठीक है। अब इसमें रिवॉल्यूशन क्यों होती है, क्योंकि कुछ जो वेल्दी लोग होते हैं उनके हाथों में पूरा कंसंट्रेट है। आपका रिवॉल्यूशन के लिए जो जितना भी है सब आपके कुछ लोगों के हाथों में कंसंट्रेशन है, ठीक है, वेल्थ और स्टेटस एंड पावर। अब क्या होगा कि बहुत सारे जो इससे जो गरीब लोग हैं उनको भी दिक्कत है, और जो थोड़ा मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी दिक्कत है कि भाई इन्होंने इतना करके रखा है, अब हमको तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम तो डिजर्विंग नहीं हो रहे। तो इस कारण लोग रिवॉल्यूशन ओलिगार्की में भी ले आते हैं। और दूसरी बात हो सकता है कि सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इसलिए ही हो, ये भी हो जाता है कि ये भी रूलर बहुत करप्ट हो जाए, ठीक है, और लोगों का ध्यान ना रखे, तो भी यहाँ पे इस केस में रिवॉल्यूशन आने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि टायरनी, आई थिंक दिस वन इज द मोस्ट वल्नरेबल टू रिवॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्रेसिव रिजाइम है ही है, राइट। टायरनी आप जैसे हिटलर की समझ लीजिए, या मुसोलिनी के जो राज था उस सबको आप लोग टायरनी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तो खराब है ही है सिस्टम, तो यहाँ पे तो लोग सबसे ज़्यादा करेंगे ही, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा तंग आ गए होंगे कि रूलर से कि नहीं भाई अब हमें मुक्ति चाहिए, आई कैन नॉट बियर यू एनी मोर। तो ऐसे सेटअप में राज यहाँ पे रिवॉल्यूशन आने के चांसेस और भी ज़्यादा जाते हैं। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी। आप लोग बोलेंगे कि मैम डेमोक्रेसी तो इतना अच्छा है, फिर भी क्यों डेमोक्रेसी में तो लोगों का ही राज होता है। बट आपको मालूम होता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट ऑलवेज 100%, राइट। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है बट फ्लॉड डेमोक्रेसी है, राइट। तो जब फ्लॉड डेमोक्रेसी होती है तो हम लोग को पता चलना चाहिए कि क्यों रिवॉल्यूशन आ सकती है। तो मे बी ये कह सकते हैं कि यहाँ पे भले ही बहुत ओपन और ट्रांसपेरेंट फॉर्म है, लेकिन लोगों को लगता है कि उनके राइट्स जो है उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। जो राजा है वो ऑपरेशन कर रहा है और उनके राइट्स और उनकी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान नहीं दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पे फिर से रिवॉल्यूशन आ सकता है। अब व्हेन यू आर क्लियर विद द रिजाइम स्पेसिफिक कॉजेज, लेट्स मूव टू द व्हाट आर सम फ्यू ऑफ जनरल कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जनरल कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या होता है कि देखिए एरिस्टोटल को लगता है कि रिवॉल्यूशन तो हो ही सकती है, राइट। रिवॉल्यूशन के लिए तो उसने बता ही दिया है रिजाइम स्पेसिफिक में। तो जनरल स्पेसिफिक में इनइक्वालिटी, एरिस्टोटल बोलता है कि अगर किसी भी टाइप की इनइक्वालिटी है, वो इकोनॉमिक हो, है ना, सोशली लोगों को लग रहा है, या कोई भी पॉलिटिकल हो, तो उस केस में रिवॉल्यूशन तो आएगा ही, राइट। लोगों को लग रहा है कि उनको जितना मिलना चाहिए वो डिजर्विंग है, उनको नहीं मिल रहा है, तो फिर रिवॉल्यूशन आने के 100% चांसेस है। अब क्या है कि दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाए पावर एंड प्रिविलेजेस के लिए, लोगों को लगने लगे कि यार पावर, हमारे पास ना तो पावर है ना प्रिविलेज है, वही हमारा जो किंग है या हमारी गवर्नमेंट है वो इन सबको बहुत एंजॉय कर रही है और हमारे ख्यालों का हित जितने भी हमारे हित हैं इनका ख्याल नहीं रख रही है। तो अब उनको लगेगा कि यार ऐसे राजा को क्या करना है या ऐसे गवर्नमेंट का क्या करना है, चलो रिवॉल्यूशन लाया जाए, ठीक है। तो अब ये हम लोग हो गया। अब
अगेन तीसरा, जब पैशन एंड पावर प्रिविलेज का हो गया, तो इससे ही दूसरा कनेक्टेड पॉइंट है फियरलेसनेस एंड करप्शन ऑफ रूलिंग क्लास। अगेन कि लोग वो करप्टेड बहुत हो जाएं, राइट, बहुत वो उनकी अपनी जनता का ध्यान ही ना रखें, बहुत उनमें लोगों के मन में जो है फिर आपके प्रति या आपके गवर्नमेंट के प्रति रिस्पेक्ट कम हो जाए, वो बहुत ही फेयरलेस हो जाए, उन केसेस में भी आपके रिवॉल्यूशन के चांसेस होते हैं। अब दूसरे जो कुछ कारण है उसमें है जैसे कि राइवलरीज अमंग डिफरेंट सेक्शन। तो क्या होता है कि जैसे राइवलरी चलती है तो आपको मालूम ही है कि बहुत सारे में अगर बहुत ऐसा स्टेट है जो मिलजुल के नहीं रहता है, वहाँ पे कम्युनल मान लीजिए कम्युनल हारमोनी नहीं है, राइट, डिफरेंट डिफरेंट हैं या डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो आपको मालूम ही है कि वहाँ पे भी बहुत ही पक्का ही रिवॉल्यूशन आएगा, बहुत ही ऐसी चीज़ें होंगी, राइट, जहाँ शिया सुन्नी है वहाँ मिलके नहीं रह रहे हैं, या कोई भी, या इजराइल पैलेस्टाइन का आप देख लीजिए कि जो एरिया है उस वक्त, तो इजरायली लोग ज्यूज़ हैं और पैलेस्टाइन वाले जो है मुस्लिम्स हैं, तो उनके बीच में भी कैसी लड़ाई चल रही है, ये सब एक रिवॉल्यूशन को ही जन्म दे रही है। तो अगर राइवलरीज रहती डिफरेंट क्लासेस के अगेंस्ट तो भी एक रिवॉल्यूशन लाने के चांसेस होते हैं। अब अगला है पॉइंट सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर्स। इससे तो आप लोग खुद ही परिचित होंगे कि इंडिया में अचानक कितने सारे ब्रिटिशर्स आ गए, और उसके बाद 1857 का रिवॉल्यूशन, और उन्होंने खुद कैसे यहाँ के लोकल रूलर्स को हटा के अपना कब्जा कर लिया। तो ये सब जो है एरिस्टोटल के लिए रिवॉल्यूशन का ही पार्ट है। तो आप देख सकते हैं कि इन सब के कारणों के कारण रिवॉल्यूशन ही आएगी। अच्छा, दो तीन कुछ कारण ये भी है कि मान लीजिए कि स्टेट जो है वो उन लोगों को जो लोग उनको लगता है कि डिजर्विंग नहीं है, लोगों को लगता है, फिर भी उनको रिवॉर्ड करे, राइट। इफ स्टेट डजंट रिवॉर्ड दोज हु डिजर्व एंड ऑल्सो इफ स्टेट रिवॉर्ड्स दोज हु डजंट डिजर्व, इन दोनों कारणों में भी रिवॉल्यूशन आने के बिल्कुल पूरे 100% चांसेस होते हैं। और क्यों बिल्कुल होंगे ही। मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपने जो है अपने जो भी फ्रेंड है उसके लिए उसके अपेक्षा अच्छा टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया, फिर भी टीचर ने आपको अच्छे मार्क्स नहीं दिए, तो आपको लगेगा ही कि ये टीचर कैसी है, कैसे मतलब अच्छे से चेक नहीं करती है, इसका ध्यान नहीं रहता है, किसी को भी कैसे नंबर दे दिए हैं। तो वहीं पे आपको अगर लगे कि यार ये जो बंदा है ये मुझे अच्छे मिलने चाहिए, मुझे नहीं मिलके उसे मिल रहे हैं, तो उस केस में भी इनइक्वालिटी का जन्म तो होता ही है। और साथ ही साथ एक जो इम्पॉर्टेंट इसके बाद जो मैं कारण बताने जाऊँगी, ये बहुत ही जनरल है कि चेंज इज़ नेचुरल, राइट। बोला गया है कि ओनली थिंग परमानेंट इन दिस वर्ल्ड इज चेंज। तो चेंज होता ही है, चेंज आएगा ही। लोग एक ही प्रकार की सत्ता से बोर हो जाते हैं, या बोलिए कि उनको लगता है कि अब दूसरी सत्ता को भी आजमाने का टाइम है, तो ऐसे कारणों में जो है चेंज आएगा ही। जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि इसे आपके यहाँ भी 10 साल तक कांग्रेस की अभी 2004 से 2014 तक सरकार थी, फिर इसके बाद चेंज आया, राइट, फिर उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। अब देखिए 2024 के इलेक्शन में कौन आएगा, बट नॉर्मली ये देखा गया है कि ऐसे कारणों में चेंज होता ही है। और आपको इसी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर्स भी जो हम लोग बात करते हैं कि इनकम्बेंट बहुत हो गए, बैठे हुए, अब हमें चेंज चाहिए, तो इन सब कारणों में भी आपको ये बहुत दिख सकता है कि रिवॉल्यूशन आए। चलिए, अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या एरिस्टोटल ने ऐसी कौन सी रिकमेंडेशन दी है जिससे हम लोग प्रिवेंट कर पाएँ, और अगर प्रिवेंट नहीं कर पा रहे तो कम से कम हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं इनइक्वालिटी को। ओके, तो पहला इसमें होगा कि आपको जो है स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस होनी चाहिए, राइट। तो देखिए, अगर एक स्पिरिट ऑफ ओबीडियंस आ जाए आपके नागरिकों में, आपके सिटीजन्स में, तो ये होगा कि वो लोग रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखा गया है कि आप लोगों के प्रति आप अपने नागरिकों के प्रति ऐसी ओबीडियंस की फीलिंग आपको, या नेशनलिस्ट या पेट्रोटिज्म की फीलिंग को आप जागृत कर देते हैं, जिसके कारण वो रिवॉल्यूशन खासकर राष्ट्र के प्रति करना नहीं चाहते, और वो चाहते हैं कि दे शुड रिमेन लॉयल टू देयर नेशन और वॉट एवर सिटी, ओके, सिटी स्टेट वॉट एवर अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंस और द कंटेक्स्ट। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ जो कहता है कि हम लोग को साथ ही साथ सिविक वर्च्यूज़ को भी लोगों के मन में जगाना चाहिए, उसके प्रति अगर उनको नहीं पता है तो एजुकेट करना चाहिए। तो सिविक वर्च्यूज़ होते क्या है कि ऐसे कोई भी वर्च्यू जो लोगों को सिविलाइज होने के लिए हेल्पफुल करते हैं, क्योंकि एरिस्टोटल ने यही बोला है कि सिविल वर्च्यूज़ अगर हम लोग बनाएंगे लोगों में
तो वो ऐसा फील करेंगे या वो ऐसा सोचेंगे कि यार हमें तो देश के प्रति ऐसे रिवॉल्यूशन नहीं लानी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और आप देखेंगे भी कि अगर ऐसा होता है तो अधिकतर ऐसी जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे सिविक वर्च्यूज़ ज़्यादा है रेदर देन कंपैरेटिव टू द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़। ओके, अब इसके अलावा जैसे ये इसमें ही मिलता जुलता पॉइंट निकलेगा कि इफ़ वी इनकलकेट द फीलिंग ऑफ पेट्रोटिज्म, राइट। जिंगोइज्म भी गलत है कि आप इतनी पेट्रोटिज्म फैला दें कि लोगों को लगे कि बस अब बहुत हो गया, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, अब हम कोई भी अगर हमारे खिलाफ कुछ भी बोल दे, भले ही वो सही है तो मुझसे मार डालेंगे, वो गलत है। बट एक हद तक आप पेट्रोटिज्म लोगों के मन में फैला सके, राइट। आपको डीपीएसपी में भी बोला गया है कि कैसे ही हम लोग कंट्री की जो हम लोग की फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो भी इससे प्रेरित हैं कि कैसे पेट्रोटिज्म जगा सके और कैसे आप देश के प्रति प्रेम फैला, देश के प्रति नागरिकों में प्रेम फैला सके। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये रिवॉल्यूशन करने से रोकती हैं। चौथे पॉइंट है कि रिड्यूस द इनइक्वालिटी, और इसका मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप किसी भी टाइप इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, बट पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है, सोशल इनइक्वालिटी है, कुल मिला के कोई भी ऐसा कारण है जिसके कारण रिवॉल्यूशन आ रहा है तो उसको आप उसको एड्रेस करिए और उसको साथ ही साथ जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का या फिक्स करने की कोशिश करिए ताकि रिवॉल्यूशन बहुत बड़ा रूप ना ले ले। चलिए, अब मेरे हिसाब से आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि रिवॉल्यूशन के कारण क्या है और रिवॉल्यूशन को कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। तो एक बार हम लोग जरा ये देख लेते हैं कि हम लोग ने आज के क्लास में क्या क्या पढ़ा, उससे जाने कंक्लूजन और क्रिटिसिज्म से पहले। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग ने जाना कि एरिस्टोटल का बैकग्राउंड क्या था, राइट। एरिस्टोटल का बैकग्राउंड हम लोग ने जाना। फिर हम लोग ने देखा कि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन क्या है। एरिस्टोटल जैसे बोलता है कि उसके लिए अगर एक छोटा सा भी चेंज होता है तो वो एक रिवॉल्यूशन है, खासकर पॉलिटिकल सिस्टम में। जबकि नॉर्मली हम लोग मानते हैं कि रिवॉल्यूशन में बहुत बड़ा चेंज होता है और ये इट्स कैन नॉट बी जस्ट लिमिटेड टू पॉलिटिकल। फॉर एग्जांपल आईटी रिवॉल्यूशन है या फिर कोई भी सोशल रिवॉल्यूशन आती है, राइट। तो ये पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि रिजाइम स्पेसिफिक हम लोग कॉजेज पे आए, तो जनरल कॉजेज क्या होते हैं और रिजाइम स्पेसिफिक कॉज क्या होते हैं। तो जनरल कॉजेज में हम लोग ने पढ़ा कि इनइक्वालिटी हो सकती है, या फिर पैशन फॉर पावर प्रिविलेज हो सकता है, या फिर इन्फ्लक्स ऑफ फॉरेनर हो सकता है, स्टेट doesn't award those who are deserving और स्टेट awards those who are not deserving, डिफरेंट सेक्शन के बीच राइवलरी हो सकती है, सडन इनफ्लो ऑफ फॉरेनर और इस टाइप के कारण हो सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग ने रिजाइम स्पेसिफिक कॉजेज में भी देखा कि कैसे कि डिफरेंट मोनार्ची होने पे डिफरेंट कॉजेज होते हैं, अगर टायरनी है तो डिफरेंट होंगे रीजंस होंगे, फिर अगर ओलिगार्की है तो डिफरेंट, और डेमोक्रेसी में डिफरेंट रीजंस होते हैं। इसके साथ ही साथ हम लोग ने लास्ट में ये भी देखा कि अरिस्टोटल ने क्या रिकमेंड किया है ताकि हम लोग मिनिमाइज कर सके रिवॉल्यूशन को या फिर टोटली प्रिवेंट भी कर सके। तो अब इतना क्लियर है। तो इसके बाद हम लोग लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे कि क्रिटिसिज्म क्या है अरिस्टोटल की थ्योरी का। तो दो मेन क्रिटिसिज्म कहे जाते हैं। एक तो पहला कि उन्होंने बोला है कि बहुत ही नैरो मीनिंग ऑफ रिवॉल्यूशन को दिया है। अब क्या है कि उनके लिए रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल एंगल तक ही सीमित है, जस्ट लिमिटेड टू पॉलिटिकल एंगल। बट आप लोग खुद बताइए, क्या ऐसा होता है कि रिवॉल्यूशन आप लोग पॉलिटिकल एंगल तक ही रखते हैं? आई होप कि सबका आंसर नो होना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार इस एग्जाम्पल को यूज़ कर रही हूँ कि आपने सोशल रिवॉल्यूशन भी देखा कि जब सती प्रथा हट गई तो उसको रिवॉल्यूशन कहा गया, या फिर विडो रीमैरिज हुई तो उसको रिवॉल्यूशन कहा गया, या फिर अभी आप कंप्यूटर के क्षेत्र में देख रहे हैं आईटी में रिवॉल्यूशन हो रहा है। तो राइट, जैसे 3G ये सब 5G, तो टेलीकम्युनिकेशन में रिवॉल्यूशन आया 4G 5G आने से, या फिर अभी AI वगैरह आ गया तो उसे भी हम लोग रिवॉल्यूशन कह रहे हैं। तो हम लोग रिवॉल्यूशन को इतने नैरो कंटेक्स्ट में देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म की गई थी। और दूसरी क्रिटिसिज्म इसके बारे में थी कि उन्होंने रिवॉल्यूशन को ना बहुत नेगेटिव वे में दिखाया गया है। अच्छा, इसका क्या कारण है कि रिवॉल्यूशन हमेशा लोगों के कारण गलत नहीं होता है। कई बार आप जैसे कि टायरनी है, टायरनी में जो आपका राजा है वो आपकी प्रजा पे इतना ज़्यादा अत्याचार करता है, तो रिवॉल्यूशन लाके अगर वो लोग हटा देते हैं और उनकी जो सब्जेक्ट या जनता है वो अच्छे से जीती है, तो इसमें गलत क्या है? तो मतलब रिवॉल्यूशन ऑल्सो समटाइम्स गिव यू होप, गिव यू वे टू लिव अप मोर पीसफुल, मोर अवॉर्डिंग लाइफ, राइट। तो हमेशा रिवॉल्यूशन को नेगेटिव वे में दिखाना भी एक गलत है।
तो दीज आर टू मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ एरिस्टोटल। तो अब हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हुए थोड़ा जानेंगे कि इनकी एक्चुअली रेलेवेंस, तो हम लोग अगर हम लोग एक दो शब्दों या एक दो लाइन्स में इनकी रेलेवेंस को जानना चाहें तो ये होगा कि एरिस्टोटल वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंकर, और उसकी जो रेलेवेंस है वो उसका आज तक महत्व है, उसने ये भी बताया। और ये कारण जो है वो उनके टाइम पे जब दिए गए थे केवल उसके वक्त ही नहीं रेलिवेंट थे। आज भी देखिए कि जो थ्योरी जो कहीं पे भी रिवॉल्यूशन होते हैं उनके यही कुछ कारण होते हैं, या तो जनरल होंगे या रिजाइम स्पेसिफिक होंगे। तो इनके इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भले ही एरिस्टोटल अभी तक गए हों, लेकिन आप भले ही या तो आप एंटी एरिस्टोटल हो गए या प्रो एरिस्टोटल हो गए, बट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको एरिस्टोटल का नाम ही नहीं पता हो। तो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।